ऑलराइट, फर्स्टली हमने बात की थी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की, सेकेंडली हम बात करेंगे बायोकेमिकल चेंजेस। राइट, बायोकेमिकल चेंजेस में हम केमिकल के चेंजेस को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि बायोकेमिकल्स जो बॉडी के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट है उनमें किस प्रकार से यहाँ मेटामॉर्फोसिस के वे में चेंजेस होते हैं। राइट, फर्स्ट चेंज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट चेंज है हमारे फोटोपिगमेंट का। राइट, रेटिनल फोटोपिगमेंट में चेंज होता है, मींस रेटिना में जो फोटोपिगमेंट प्रेजेंट है वो हमारे लार्वा स्टेज में पोरफायरोक्सिन के वे में प्रेजेंट रहता है और एडल्ट फॉर्म में रोडोप्सिन में चेंज हो जाता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो रेटिनल फोटोपिगमेंट है, आईज का जो पिगमेंट है रेटिना सेल्स का, रेटिना कोशिकाओं का, वो पहले लार्वा स्टेज में पोरफायरोक्सिन था और धीरे धीरे एडल्ट स्टेज में आते ही वो रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस ये ऑर्गेनिज्म क्योंकि फ्रेश वाटर थे तो फ्रेश वाटर में वो पिगमेंट पोरफायरोक्सिन था और मेराइन वाटर में या फिर हम बोल सकते हैं एडल्ट फॉर्म में आके वो रोडोप्सिन में चेंज हो गया। राइट, सेकेंड चेंज की हम बात करेंगे तो सेकेंड चेंज आता है हमारा फोटोपिगमेंट में तो चेंजेस हो गए, ऑब्जर्व भी कर। सेकेंड चेंज इज अबाउट लार्वल हीमोग्लोबिन एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन, मतलब चेंज हो रहा है रेस्पिरेशन के प्रोसेस। ऑलराइट, लार्वल हीमोग्लोबिन ये कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स थे और वो एडल्ट मैराइन वाटर में रह सकते हैं। तो लार्वल हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हुआ। तो क्योंकि हम बोल रहे हैं ये हीमोग्लोबिन जो है ये जब ऑक्सीजन से बाइंड करता है, बाइंड्स विद ऑक्सीजन बहुत स्लोली, लेकिन इसमें ये चीज देखी गई एडल्ट हीमोग्लोबिन में कि हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है? मोस्टली ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाना, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कर। यहाँ पे हमने क्या देखा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ इसके कंपैरिजन में, लार्वा के कंपैरिजन में ज्यादा स्लोली बाइंड कर रहा है, बहुत धीरे धीरे ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है और वही ऑक्सीजन को जब रिलीज करना होता है तब वो प्रोसेस बहुत फास्ट है और बहुत रैपिड है एज कंपेयर टू लार्वल हीमोग्लोबिन। तो हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि एडल्ट हीमोग्लोबिन की रिलीजिंग रेट जो है वो बहुत फास्ट है और बाइंडिंग रेट जो है वो थोड़ी स्लो है लार्वा के कंपैरिजन। थर्ड पॉइंट अगर हम बायोकेमिकल चेंजेस में देखते हैं तो वो होता है हमारा थर्ड पॉइंट की जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है अमोनोटैलिक से ये यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पर इजीली बोल सकते हैं कि अमोनोटैलिक मतलब अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे थे, अब यूरिया एक्सक्रीट करेंगे तो यूरिया साइकिल ये पूरी बनाते हैं और उस यूरिया साइकिल के लिए क्या बोल सकते हैं कि जितने भी केमिकल्स जरूरी हैं, एंजाइम्स जरूरी हैं, वो सारे लिवर के अंदर प्रेजेंट है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एडल्ट का जो लिवर है उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो अमोनिया ही बन रहा था। तो एडल्ट के लिवर के अंदर यहाँ बायोकेमिकल
फॉर्मेशन प्रॉपरली हो पाएगा। इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन सिस्टम चलता है और इस तरह से वर्क करता है, अमोनोटैलिक से यूरियोटैलिक में कन्वर्ट करता है। राइट, 3 चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं बायोकेमिकल, वहां थे 7 चेंजेस। अब एक चीज हम यहाँ ये देख सकते हैं कि जब ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं तो वाटर की जो नीड है वो हमें बहुत कम रहती है, क्योंकि अमोनोटैलिक अमोनिया तो वाटर के साथ ही घुलित होकर सल्यूबल फॉर्म में आकर जाती थी, एक्सक्रीट होती थी। यूरिया का एक्सक्रीट होना जरूरी नहीं है कि ये वाटर के साथ घुलित अवस्था में एक्सक्रीट किया जाए, इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं वाटर की जो नीड है यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स में थोड़ी सी कम रहेगी, और ये वो भी टेरेस्ट्रियल जाते हैं ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वाटर वैसे भी उनके पास अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए वो यूरिया साइकिल के अंडर वो जाते हैं। राइट, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यूरिया साइकिल देख लेते हैं। राइट, यहाँ पे आ रहा है कार्बोनोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, यहाँ आ रहा है कार्बोनोइल ऑर्निथिन ट्रांसफरेज। ठीक है, सिट्रुलिन आर्जिनिनो सक्सिनेट बन रहा है, तो आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। राइट, आर्जिनिनो सक्सिनेट जो है वो यहाँ पर ठीक है, इस तरह से हमारी पूरी साइकिल जो होती है वो यहाँ चलती है। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया जो है ये मिलकर क्या कर रहे हैं, कार्बोनोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, क्योंकि नाम है एंजाइम का सिंथेटेज, तो इसकी प्रेजेंस में ये बना रहे हैं कार्बोनोइल फॉस्फेट। राइट, कार्बोनोइल फॉस्फेट क्या होगा, ऑर्निथिन के साथ कंबाइन होकर, राइट, इसके साथ कंबाइन होकर कार्बोनोइल ऑर्निथिन ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रुलिन का निर्माण करेगा। राइट, अब सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ कंबाइन होकर आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में, सिंथेटेज है मतलब इसका सिंथेसिस होगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट बनाता है। राइट, इसी तरह अगर हम
आगे बढ़ेंगे तो आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइगेज है, मींस ये इसे तोड़ेगा और आर्जिनिन और फ्यूमरेट में डिवाइड करता है। तो इस तरह से ये दोनों अलग अलग हो। वहीं आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, टूट जाएगा और यूरिया और ऑर्निथिन का निर्माण करेगा और इस तरह से यूरिया का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो यहाँ यूरिया बन गया, ठीक है। और आर्जिनेज एंजाइम ने इस पे वर्क किया। तो हम जब लिवर में बात कर रहे हैं एडल्ट फॉर्म में, तो ये वाला कार्बोनोइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम, कार्बोनोइल ऑर्निथिन ट्रांसफरेज एंजाइम, एस्पार्टेट, आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइगेज, आर्जिनेज, ये सारे कंपाउंड्स का होना जरूरी है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि एडल्ट फॉर्म में ये सारे कंपाउंड्स लिवर के अंदर फॉर्मेशन करते हैं और लिवर के अंदर ही यूरिया साइकिल होती है, जहां से फिर यूरिया बाहर रिलीज होकर यहाँ ब्लड वेसल्स में आता है और यहाँ ब्लड वेसल्स से देन किडनीज तक यूरिया का ट्रांसफर इस तरह से होता है। तो ये हमारी होती है यूरिया साइकिल और इन कंपाउंड्स का जरूरी होना जरूरी है एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस सिस्टम में। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल की। मेटामॉर्फोसिस में हार्मोनल कंट्रोल, हमने ये बोला कि जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोनल कंट्रोल करके हार्मोन सिक्रीट करके मेटामॉर्फोसिस करवाते हैं। और इस प्रोसेस को सबसे पहले दिया था एक साइंटिस्ट हैं वुडर नैश। इन साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को सबसे पहले बताया कि थायराइड ग्लैंड के कारण कुछ हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं और उसके कारण मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण हो पा रहा है। राइट, अब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया कि जो प्रीमेच्योर्ड लार्वा थे उनको क्या दिया गया, शीप का पाउडर फॉर्म में थायराइड, शीप के थायराइड ग्लैंड को निकालकर पाउडर फॉर्म में प्रीमेच्योर लार्वा को दिया गया। तो थायराइड ग्लैंड देने के कारण हमने क्या चीज ऑब्जर्व किया कि इस लार्वा में, सॉरी प्रीमेच्योर मैच्योर लार्वा नहीं था, ठीक है, इस लार्वा में क्या हुआ, बहुत जल्दी प्रीमेच्योरेशन देखा गया, ठीक है, बहुत जल्दी वो मैच्योर हो गया और एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। वैसे नॉर्मली क्योंकि हमने बाहर से दिया है, अंदर इंजेक्ट किया है लार्वा में, इसलिए बहुत जल्दी एडल्ट में ये कन्वर्ट हो गए। वहीं अगर नॉर्मल स्टेज में देखते तो थोड़े टाइम बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट होता। जैसे अगर हम मान के चल रहे हैं कि वो 3 मंथ्स के अंदर एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ ये देते ही 1 मंथ में ही लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो प्री मैच्योरेशन हुआ इसका, बहुत जल्दी मैच्योर होके एडल्ट में बदल गया। ये पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया थायरॉइडेक्टॉमी का। राइट, ये भी एक साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया जहां पर उन्होंने थायरॉइड ग्लैंड को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव करने के बाद उन्होंने लार्वा को ग्रो किया, डेवलप किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एडल्ट लार्वा था वो एडल्ट ना होके लॉन्ग टेडपोल में ही कन्वर्ट हो गया। मीन्स उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ, वो एडल्ट में कन्वर्ट तो हुआ
पर लॉन्ग टेडपोल ही बन गया, वही बन के रह गया, फ्रॉग में उसका कन्वर्जन नहीं। दैट मीन्स वो एक्सपेरिमेंट्स में, पहले एक्सपेरिमेंट में लार्वा को थायराइड ग्लैंड का पाउडर दिया गया शीप के, और उसमें प्रीमेच्योरेशन देखा गया और एडल्ट में कन्वर्जन हुआ। सेकेंड में थायराइडेक्टोमी, यानी थायराइड ग्लैंड को बिल्कुल काट कर रिमूव कर दिया गया ऑपरेशनली, ठीक है। और ऑपरेशनली रिमूव करने के बाद लार्वा को डेवलपमेंट के अंडर वो रखा कि वो इजीली डेवलप हो सके। और ऑब्जर्व क्या किया गया कि जो टेडपोल्स थे वो लॉन्ग साइज में बड़े हो गए, लेकिन वहां पर एडल्ट जैसे चेंजेस ऑब्जर्व नहीं। तो इन दोनों से यही कंक्लूजन निकाला गया कि जो थायराइड ग्लैंड है वो मेन रीजन है हमारे मेटामॉर्फोसिस का एम्फीबियंस में, ठीक है। तो हमने देखा हार्मोनल कंट्रोल में ही कि थायराइड ग्लैंड मेटामॉर्फोसिस करवाता है, और ये दो प्रकार के थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। एक है हमारा T3 ट्राइआइडोथायरोनिन, एक है हमारा T4 दैट इज थायरोक्सिन, ठीक है। इस प्रकार से दो प्रकार के थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन वहां पर हुआ, T3 एंड T4। ऑलराइट, ट्राइआइडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। अब जब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि, देख लेते हैं जैसे स्ट्रक्चर एक बार। राइट, ये है हमारा T4 हॉर्मोन। दैट मीन्स ये क्या है, थायरोक्सिन है, जिसके अंदर आयोडीन के 4 यूनिट्स कंबाइंड यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिसे हम बोल रहे हैं T4। 4 का मतलब हुआ कि आयोडीन के 4 जगह पर आयोडीन अटैच्ड है कार्बन्स, राइट। बाकी यहाँ पर CH2CH है और NH2 ग्रुप प्रेजेंट, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं थायरोक्सिन। अब अगर हम इसी को T3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को हम T3 भी बना सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा T3, जिसमें नाम से पता चल रहा है ट्राइआइडोथायरोन, मतलब 3 आयोडीन जो हैं यूनिट्स वो यहाँ पर कंबाइंड है, 3 आयोडीन के सब यूनिट्स कंबाइंड होकर इसे ट्राइआइडोथायरोनिन बनाते हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक तरह से हमारा इम्पोर्टेंट हार्मोन है, T4 से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस ये वाला हार्मोन रखता है। और जब हम थायराइडेक्टोमी करते हैं, थायराइड ग्लैंड को हटाते हैं, तब भी अगर ये हार्मोन दिया जाए तो उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस होके वो एडल्ट में उसे कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये है हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इस बेसिस पर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस हम बोलते हैं। नाम हम बात करेंगे रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर रीजन पर किस तरह से हमारा ये जो होता है मेटामॉर्फोसिस एक पर्टिकुलर रीजन पर कैसे हो सकता है। रीजनल स्पेसिफिक मतलब एक रीजन पर ही मेटामॉर्फोसिस की क्रिया जो है वो स्पेसिफिक है। ऑलराइट,
यहाँ हम बात करते हैं सपोज रीजन स्पेसिफिक है तो हम बोलेंगे कि टेल रीजन का ही डीजनरेशन होता है, ठीक है। टेल रीजन में ही हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे और टेल रीजन क्योंकि डीजनरेट होती है, ठीक है, इसका रिग्रेशन होता है, तो वो रिग्रेशन एपोप्टोसिस प्रोसेस द्वारा होगा। सेल डेथ जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा, एपोप्टोसिस के द्वारा ये होता है। जिस एपोप्टोसिस को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, राइट। इसे डिफरेंट स्टेप्स में हम देखते हैं। जैसे सबसे नंबर 1 स्टेप की हम बात करें तो टेल प्रोटीन्स जो होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेंगे। सेकेंड स्टेप में अगर हम बात करें तो जो प्रोटीज या एंजाइम्स होंगे उनका लेवल हाई होने लगा और उसी के कारण क्या होगा, प्रोटीज, कोलेजनेज, डीएनएज, आरएनएज, फॉस्फेटेज, ये सारे एंजाइम्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। वहीं 4th स्टेप में मैक्रोफेज आएंगे, इनके जो डेब्रिस फॉर्म है उनको और भी महीन डेब्रिस में कन्वर्ट करेंगे खुद के ही प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं मेटेलोप्रोटीएज एंड कोलेजनेज। ऑलराइट, मतलब एपोप्टोसिस की क्रिया हमने बोली 4 स्टेप्स में होगी, जिसके कारण जो टेल रीजन है वहां के जितने भी प्रोटीन्स फॉर्म होने वाले थे, क्योंकि ये नोटोकॉर्ड से अटैच होती है टेल भाग, नर्व कॉर्ड से अटैचमेंट नहीं होता, तो टेल प्रोटीन्स का डिग्रेड होना जरूरी है, क्योंकि अब इसका स्ट्रक्चर हमें आगे जाकर नहीं बना। तो सारे टेल प्रोटीन्स क्या होंगे, डिग्रेड होंगे। दैट मीन्स वो सभी टेल प्रोटीन्स में हम देखेंगे डिग्रेडेशन और इन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन अब नहीं होगा। देन क्या होगा, प्रोटीज एंजाइम्स जो भी होंगे उनका अमाउंट हाई होगा। प्रोटीज एंजाइम मींस जो प्रोटीन को तोड़ेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे प्रोटीज एंजाइम के साथ साथ कोलेजनेज, जो कोलेजन को ब्रेक डाउन करेंगे, उन एंजाइम्स का जो डीएनए को ब्रेक डाउन करेंगे, आरएनए को ब्रेक डाउन करेंगे, फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करेंगे, लिपिड्स मॉलिक्यूल कुछ प्रेजेंट होंगे वहां पर तो उनको भी ब्रेक डाउन करेंगे। ऐसे सभी एंजाइम्स का क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होंगे सारे एंजाइम्स, ताकि टेल पार्ट में सिर्फ ये एक्टिविटी टेल रीजन में हो रही है, हेड रीजन में और ट्रंक भाग में नहीं हो रही, इसलिए हम इसको बोलते हैं रीजनल स्पेसिफिसिटी। कि सारे एंजाइम्स जो हैं वो कहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टेल वाले भाग में। तो इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, ये सारे प्रोटीन्स, लिपिड्स, फॉस्फेट्स, डीएनए, आरएनए सब के सब डिग्रेड हो जाएंगे। अब डिग्रेड होने के बाद मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, उन डिग्रेडेड पार्ट्स को डेब्रीज में कन्वर्ट करेंगे। और वो डेब्रीज में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मैक्रोफेज के खुद के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, जैसे मेटेलोप्रोटीज और कोलेजनेज, ठीक है। तो ये इनको और तोड़ेंगे और फिर इनको ये एंगल्फ कर जाएंगे, ठीक है, ले जाएंगे। अब हम अगर बोलते हैं
MPI दैट मीन्स मेटेलोप्रोटीज इनहिबिटर अगर हम बाहर से इस टाइम पर दे देंगे तो मैक्रोफेज जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया हो ही नहीं पाएगी, राइट। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये वाली जो एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारी थायराइड ग्लैंड। जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो इस एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है और इसी एक्टिविटी के कारण मैक्रोफेज अपना फंक्शन परफॉर्म करके कायंत्रण या मेटामॉर्फोसिस करवा पाते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम एक्सपेरिमेंटली एक दो चीजें देखें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे रीजनल स्पेसिफिसिटी है, दैट मीन्स अगर हम टेल के डर्माटोल्स को हम अगर ट्रंक भाग में रख देते हैं, एक्सपेरिमेंट करके ट्रंक के भाग में हमने टेल के डर्माटोल्स को रख दिया, तो भी हम क्या देखेंगे कि ये टेल डर्माटोल्स जो हैं ये रिग्रेस हो जाएंगे, इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये रीजन कहाँ के थे, टेल रीजन से उठाए हुए सेल्स थे, तो इनका टेल जो है वो रिग्रेस हो जाएगा। वहीं इन्हें उठा के हम वापस टेल रीजन में अगर ले आते हैं तो भी टेल रिग्रेस हो जाएगा। दैट मीन्स क्योंकि टिश्यूज टेल भाग के थे, एक पर्टिकुलर रीजन के थे, तो उन्हें हम चाहे ट्रंक में ले गए चाहे टेल में ले गए, उस टेल का क्या होगा, रिग्रेशन होगा ही होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा ही होगा। तो इसे हम एक्सप्लेन करते हैं रीजनल स्पेसिफिसिटीज कि रीजनल स्पेसिफिक ही मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। हर जगह पर ऐसा नहीं है कि टेल फॉर्म होने लग जाए, टेल ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और एक्सपेरिमेंट की कि हमने टेल टिप लिया, ठीक है, टेल टिप लेके हमने प्लेस किया उसे ट्रंक रीजन और हमने यहाँ पे आई कप लिया, आई कप लेकर हमने उसे टेल भाग में किया, राइट। जब हमने टेल टिप लिया और उसे ट्रंक भाग में डाला तो हमने देखा कि उस टेल वाले भाग में रिग्रेशन हुआ, दैट मीन्स वो बनना बंद हो गई, स्टॉप हो गई, क्योंकि टेल वाला पोर्शन हमने लिया तो उसमें रिग्रेशन हुआ, वो वहां पे फॉर्म नहीं हुई क्योंकि उसे धीरे धीरे खत्म होना है, एपोप्टोसिस करके लेग्स का डेवलपमेंट करना। इसी तरह हमने आई कप रीजन लिया, आई के पास वाला रीजन लिया, उसे टेल में प्लेस किया, तो हमने देखा कि इस आई कप रीजन का रिग्रेशन नहीं, क्योंकि आई जो है मेटामॉर्फोसिस के बाद भी वैसी ही रहती है, तो हमने यहाँ पर रिग्रेशन नहीं देखा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो मेटामॉर्फोसिस है वो ऑर्गन स्पेसिफिक ही होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड स्पेसिफिक होता है। ये टेल टिप पार्ट है तो वो कहीं पे भी हम प्लेस कर दें एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो रिग्रेस होगी ही होगी, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस के बाद उसे नहीं रहना है। वहीं आई कप, क्योंकि आई मेटामॉर्फोसिस के बाद भी रहेगी तो उसमें रिग्रेशन नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं कि ऑर्गन स्पेसिफिक और रीजनल स्पेसिफिक ये दोनों टाइप के मेटामॉर्फोसिस में एक्टिविटीज हम ऑब्जर्व करते हैं। एक चीज और देखने लायक ये है कि यहाँ पर क्योंकि टेल रिग्रेस होती है, धीरे 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 डिस्ट्रक्ट होती है, एपोप्टोसिस होता है, वहाँ से गायब होती है, तो इसी के साथ साथ ऊपर वाले रीजन्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऊपर का कोई भी पार्ट एपोप्टोसिस में नहीं जाता, ऊपर सारे प्रोटीन्स जो हैं वो प्रॉपरली फॉर्म होते रहेंगे और उनका फॉर्मेशन एज इट इज रहेगा। वहीं टेल के रिग्रेस होने के साथ साथ उससे पहले ही लिम्स जो होते हैं, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। हम ऑलमोस्ट क्यों बोल रहे हैं कि टेल
रिग्रेशन से पहले ही होने लग जाता है, बिकॉज अगर टेल बिल्कुल रिग्रेस हो गई, चली गई, डिस्ट्रक्ट हो गई, तो हमारे लिम्स अभी तक डेवलप नहीं हुए, तो वो चलेगा कैसे? तो जब तक वो टेल से चल रहा है और जैसे ही उसे इंट्यूशंस मिलते हैं कि उसे अब रिग्रेस होना है, डिस्ट्रक्ट होना है, वैसे ही लिम्स में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ताकि टेल के रिग्रेस होते होते वो लिम्स के थ्रू अपना मूवमेंट कर सके टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। और हम बोलते हैं कई बार कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें कई बार एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल की तरह हम लोग वर्क कर सकते हैं।